चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नस्ल धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का आलय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यहाँ, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 13वां ज्ञान पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबोधन से आरंभ इस बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का पिछला पुष्प यानी 12वां प्रबोधन संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान की भारतीय परंपरा विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व भारतीयता की समझ, नए भारत का निर्माण, शिक्षा की भारतीय परंपरा, आज का परिप्रेक्ष्य और हमारा दायित्व, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य और आज का परिप्रेक्ष्य, सतत विकास का भारतीय प्रारूप और स्वावलंबन की अवधारणा, भारत की सांस्कृतिक चेतना में कश्मीर,
आत्मनिर्भर भारत और हमारा दायित्व, शिक्षा की भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकास की भारतीय संकल्पना और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता, संचार और पत्रकारिता की भारतीय दृष्टि जैसे अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ख्यातिलब्ध विद्वज्जनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार से परिपूर्ण अग्रणी विद्वज्जनों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र होने के नाते और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी का भारतीयता के प्रति समर्पण, भारतीय बोध के प्रति आपकी स्पष्ट दृष्टि, शिक्षा संस्कृति के उन्नयन के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति तथा समय, समाज और संस्कार के प्रति आपकी सजगता का सुफल है यह बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला। इस अकादमिक सांस्कृतिक अनुष्ठान के फलीभूतीकरण के अवसर पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी का आभासी उपस्थिति हमें संबल दे रही है, हमारा उत्साहवर्धन कर रही है। मित्रों, आज के प्रबोधन का विषय है आत्मनिर्भर भारत, अवसर एवं चुनौतियां। आज इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं भारतीय पत्रकारिता, राष्ट्रीय चिंतन और राजनीतिक चेतना के वाहक, ऑर्गेनाइजर के प्रखर संपादक श्रीयुत प्रफुल्ल जी केतकर। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर भारत की सबसे पुरानी राष्ट्र चिंतन की पत्रिकाओं में से एक है, जिसके संपादन का दायित्व निर्वहन 2013 से भाई प्रफुल्ल जी कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से आप मीडिया, शोध और शैक्षिक जगत से सक्रिय रूप से संबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र में आपने पूना विश्वविद्यालय से परास्नातक तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से एमफिल शोध कार्य किया है। अपने करियर की शुरुआत में आप आकाशवाणी में समाचार वाचक एवं अनुवादक के रूप में तथा पूना विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख के रूप में योगदान दे चुके हैं। आप अनेक शोध परियोजनाओं से संबद्ध रहे हैं। खासकर सीएसटीएस की चुनावी व्यवहार पर केंद्रित शोध परियोजना लोक नीति के साथ कार्य करने के बाद आपको भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों पर गहरी अंतर्दृष्टि मिली। फोर्ड स्कॉलर के रूप में आपने दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में योगदान दिया और अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू सिक्योरिटी पुस्तक का सह लेखन किया। राष्ट्र चिंतन के प्रखर राजनेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी का संक्षिप्त जीवनी के साथ 29 अकादमिक शोध पत्र तथा भारत की विदेश नीति विषयक आपकी प्रविष्टियां इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। 15 खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण लेखन पर प्रकाशित रचनावली की संपादकीय टीम के आप सक्रिय सदस्य रहे हैं। आदरणीय प्रफुल्ल जी केतकर जेएनयू कोर्ट और नेशनल बुक प्रमोशन काउंसिल के माननीय सदस्य हैं। पिछले दिनों राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में सदस्य के रूप में आपका मनोनयन हम सबके लिए गौरव का विषय है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति से संबंधित मुद्दों पर, खासकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, व्यापार और अर्थव्यवस्था
तथा गैर सैन्य सुरक्षा मामलों पर लगातार लिखते रहते हैं। प्रमुख समाचार चैनलों पर राजनीति और विदेश नीति के प्रखर टिप्पणीकार श्रीयुत प्रफुल्ल जी केतकर भारत के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे अनेकों देशों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे ख्यातिलब्ध राष्ट्रीय चेतना संपन्न पत्रकार, सुचिंतक, विचारक श्रीयुत प्रफुल्ल जी केतकर का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और पूरे आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय श्रीयुत प्रफुल्ल जी केतकर। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी। विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति और इस वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े अध्यापक, शोधार्थी, विद्वज्जन, मुझे चर्चा के बाद आपके सामने जो विषय रखने के लिए कहा गया है वो आत्मनिर्भर भारत। इसमें हमारे सामने जो अवसर है और चुनौतियां है वो क्या है और इनको हमें कैसे देखना चाहिए। मुझे लगता है सारा संघर्ष जो है वो तो मूलतः दृष्टि का ही संघर्ष है, और क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब के नाम से ये ज्ञान श्रृंखला है और महात्मा गांधी जी के नाम से विश्वविद्यालय है, वर्धा में है, तो ऐसे स्थान पर और भी ये उचित हो जाता है कि हम आत्मनिर्भरता के कंटेंट के बारे में, एक तो होता है कि भाई एक राजनीतिक स्लोगन है और पॉलिटिकल स्लोगन के नाते सरकार अपनी कुछ नीति बना रही है और उसका एक मैसेजिंग कर रही है, लेकिन उसका जो सोशो इकोनॉमिक कंटेंट है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, एकेडमिक कंटेंट है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का हमें विचार करना चाहिए। मैं मूलतः 3 हिस्सों में अपना विषय लगभग आधे घंटे 40 मिनट में रखूंगा और फिर इसमें कुलपति जी स्वयं भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई दृष्टि के ज्ञाता है तो वो भी जोड़ सकते हैं। बाकी आप में से किसी को इस पर कुछ पूछना है तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। आत्मनिर्भरता की बात और ये सारे कोरोना कालखंड में इस पर चर्चा होने के जो शुरू हुई वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से एक हमारे लिए एक अवसर ये सारा कोरोना का कालखंड लेकर आया, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, दूसरी तरफ स्किल्ड लेबर जो बहुत बाहर था वो भी वापस आ गया। यहाँ पे जो स्किल लेबर शहरों में था वो गांव की तरफ फिर से गया, और इसने एक नई तरीके से इन सारी चीजों को देखने का हमें एक अवसर प्रदान किया। दूसरा, इसी से जुड़कर जून के मध्य से लेकिन मूलतः जुलाई के फर्स्ट वीक में गलवान घाटी में जो सारा घटनाक्रम हुआ उसने कोरोना के संदर्भ में पूरे विश्व भर में जिस तरह की एक मानसिकता, एक तरह का विचार कम्युनिस्ट चीन की व्यवस्था के खिलाफ बन गया था, उसको और उजागर कर दिया कि इस कालखंड में भी चीन अपनी जो आक्रामक
विस्तारवादी सोच है उसका किस तरह से प्रयोग कर रहा है। उस कारण से बहुत सारे एप्स पर बैन लगना, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले थे उनको निरस्त करना, और धीरे धीरे बहुत सारे सप्लाई चेन्स के जो डिपेंडेंस, एक तरह की निर्भरता जो हमारी चीन पर थी, उससे उसका जो चीन पर हमारी निर्भरता है उसको कम करना, इस दिशा में हम आगे बढ़ने लगे। इसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का और आत्मनिर्भर भारत का कॉल दिया, और स्वाभाविक रूप से वो उसको पूरे समाज ने भी एक तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इसमें और एक फैक्टर जो और बाहर से काम कर रहा है वो वैचारिक जगत का है। वो तथाकथित इकोनॉमिस्ट, अर्थचिंतक, ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर जिनका दबदबा रहा, बोलबाला रहा, ऐसे लोगों का है जिन्होंने, जिस क्षेत्र में मैं मुख्यतः काम करता हूं, उस मीडिया के क्षेत्र में एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, इंडिया इज गोइंग द प्रोटेक्शनिस्ट वे। ये हम पिछले लगभग 25-30 वर्षों से ये देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे जो देशांतर्गत हमारे जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसके संबंध में चेतना जगाना, उसके बारे में बात करना, हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये मान लो एक बहुत बड़ा गुनाह बन गया था, बहुत बड़ा पाप हो गया था। और फ्री ट्रेड और रिफॉर्म्स इस नाम पर एक इस तरह की सोच बना दी गई कि सोशलिज्म का डंका पीटने वाले 40 साल तक जिस प्रोटेक्शनिस्ट नीति की बात कर रहे थे वो अचानक ऐसे बाजारू अर्थव्यवस्था के पीछे भाग पड़े कि हमारी स्थिति न माया मिली न राम ऐसी हो गई। और उसमें एक इनहेरेंट रैशनल दिया गया कि फ्री ट्रेड है मतलब एफिशिएंट इंडस्ट्री है, कंपटीशन है, जो ग्राहक है उसके पास चॉइस है, और स्पर्धात्मक व्यवस्था होने के कारण उसमें बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन होता है, जो संपत्ति का जो है वो सृजन होता है, और इस कारण से जो है उसमें बहुत सारे लोग जो है, मतलब देश की संपत्ति तो बढ़ती है, गरीबी रेखा के बाहर निकलते हैं। अब इसमें कुछ तथ्य होते हुए भी बहुत सारी समस्याएं, और इस कोरोना के कालखंड ने वो समस्याओं को ज्यादा उजागर किया है। पहली बात तो यह है कि बाजार की अर्थव्यवस्था है और उसमें स्पर्धा है, इसलिए वो एफिशिएंट है ही, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने इस कालखंड में खास करके 2 क्षेत्रों में ये देखा, एक मेडिकल और फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र जिसमें बहुत सारी निर्भरता हमारी विदेशी जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था उस पर थी। उस पर मात करते हुए हमने न केवल अपने लिए, पूरे विश्व के लिए दवाइयों का और मेडिकल इक्विपमेंट्स के सहायता का एक तरीके से हम हब बन गए। वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमारे यहाँ पे किया। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बंद हो गए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया, और पीपीई किट का एफिशिएंट, क्वालिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव तीनों पैरामीटर्स पर इस तरह का प्रोडक्शन हमने किया कि पूरी तरह से सारे बाजार की अर्थव्यवस्था की बात करने वालों के मुंह बंद हो गए। तो ऐसे में जब ये सारी बात चलती है कि आत्मनिर्भर होना है और वोकल फॉर लोकल होना है, ऐसे में हमारे दिमाग में खास करके जो इंटेलेक्चुअल
स्पेस में काम करने वाले लोग हैं, उनके मन में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त करनी है, मतलब क्या करना है। पहले तो स्पष्ट कर दूं, आत्मनिर्भरता का अर्थ पूरे विश्व से कटना नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ पूरे विश्व की जो तकनीकी जो विकास हो रहा है उससे अपने आप को दूर रखना नहीं है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो एक पश्चिम की सोच से निकला हुआ प्रकृति के शोषण पर आधारित और हेवी इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योगों पर निर्धारित बाजार की अर्थव्यवस्था का राज्य पर नियंत्रण या व्यक्ति का नियंत्रण, इस डिबेट में फंसे हुए सारे अर्थचक्र को उससे निकालकर समाज केंद्रित बनाने का विचार आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ स्थानिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, स्थानिक जो स्किल्स है, जो कौशल है, उसका सदुपयोग और उसके आधार पर स्थानिक जरूरतों का जितना संभव हो उतने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निर्वहन करना, उसकी आवश्यकता पूरी करना, इस दृष्टि का विकास मतलब आत्मनिर्भर भारत है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं तो यदि कोई गांव है तो उस गांव और उसके आसपास के प्रदेश में जिस तरह का उत्पाद हो रहा है, जिस तरह की खेती हो रही है या खेती से जुड़े हुए जो बाकी उद्योग चल रहे हैं, उस पर आधारित सारी व्यवस्थाएं उस गांव या उसकी पंचक्रोशी में हो, ताकि उस गांव की मूलभूत आवश्यकताएं उन संसाधनों पर ही आधारित चल सके। तिरुपुर उसका एक क्लासिक उदाहरण है जो तमिलनाडु में है। गुजरात में ऐसे बहुत सारे मॉडल है जो पूरी तरह से स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट हब भी है। बनारस और कांजीवरम का जो सिल्क और उस पर आधारित साड़ी का उद्योग है वो भी ऐसे ही है। तो जब आप लोकल स्किल्स, लोकल रिसोर्सेस, उसका क्वालिटी पैरामीटर्स पर इंटीग्रेशन करते हो तो आप एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में आ जाते हो। अभी तक जो सरकार, रेड टेप, इंस्पेक्टर राज और केवल बाहर से पैसा आएगा, बाहर से संसाधन आएंगे, इस सोच के साथ, और कोई इसकी परमिशन देगा, इस मानसिकता से निकलकर समाज के संसाधन और समाज केंद्रित व्यवस्थाएं खड़ी करने की सोच विकसित करना, यह आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा आधार है। मुझे लगता है कि ये होने से बहुत सारे बदलाव आने की संभावना है। और मैं अभी संभावना की बात करूंगा क्योंकि चुनौतियां भी बहुत है, और क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जो सारे ही इस बाजारू अर्थतंत्र के पुरोधा है वो इसके बारे में एक पैनिक क्रिएशन का काम तो कर ही रहे, क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई और इतने सारे संकटों के बाद उसका चलन एक सुचारू रूप से चलता रहा, क्योंकि हमारे स्वदेशी के मॉडल्स ग्राउंड पर काम कर रहे थे और उसका सरकारी नीति से बहुत ज्यादा लेना देना था नहीं। और इस कारण से चाहे गुजरात में मोरबी का मॉडल हो या लुधियाना में बाइसिकल या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का मॉडल हो, वो अपने तरीके से काम करता है, उसका कोई ग्लोबल पैरेलल नहीं है। और इसलिए
ग्लोबलाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज के डोमिनेशन इनकी सोच से निकलकर एक समाज केंद्रित, समाज के कौशल पर आधारित स्थानिक संसाधनों का सही उपयोग करने वाले उद्योगों का विकास और उस आधार पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के जो अवसर है वो ज्यादा से ज्यादा स्थानिक स्तर पर ही उपलब्ध कराना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अवसर है। अब इसमें जैसे कि हमने इस कालखंड में अनुभव लिया, कितने सारे लोग जो मुंबई, सूरत, हैदराबाद ऐसे स्थानों से निकलकर वहां के रोजगार के जो उनको काम मिला हुआ था वो बंद हो गए, इसलिए अपने गांव की तरफ चले गए और वहां पे उस कौशल के आधार पर उन्होंने नई कुछ चीज ढूंढी, नए कुछ करने का प्रयास किया, कुछ एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में लग गए। कोई किसी ने पानी को लेकर काम किया, किसी ने खाद को लेकर काम शुरू किया, सब्जी को लेकर काम किया। और ऐसे में एक अलग तरह की सोच कि ये मेरे गांव में हो सकता है, ये मेरे गांव में मैं और अच्छी तरीके से कर सकता हूं, तो मैं शहर में जाकर ये अपरूटेड जो लाइफ है, जो अपने रूट से, अपने मूल से कटा हुआ जो जीवन है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग वापस केवल इसलिए गए थे, ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया था काम से। कितने सारे ऐसे उदाहरण है कि नहीं, एक दिन के लिए कम से कम घर जाना है। क्यों जाना है कुछ पता नहीं, मुझे अभी शहर में रह के अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए घर जाना है। भारत की भारतीयता का मूल जो है वो इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और इसीलिए जो ये कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी मैसिव डिपेंडेंस है और कंट्रीज पर, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते, ग्लोबलाइजेशन ये रियलिटी है इसलिए दूसरों से कट नहीं सकते, और इसीलिए ये प्रोटेक्शनिज्म की नीति है। उनको हमें ये समझाना चाहिए कि जब सोशलिज्म का मॉडल चल रहा था देश में 5 ईयर प्लानिंग के नाम पर, तब भी, और जब बाजार के मॉडल आ गए तब भी, भारत में जो सक्सेसफुल मॉडल ग्राउंड पर काम कर रहा था वो दरअसल में स्वदेशी का, आत्मनिर्भरता का और सहकारिता का ही मॉडल था। और वो मॉडल के सक्सेस के बहुत सारे केस स्टडीज आज भी उपलब्ध है, और कोरोना कालखंड में नए केस स्टडीज उभर कर भी आए हैं। उसके संबंध में मैं अंत में एक बार फिर चर्चा करूंगा। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे तंत्र में भी सारे विश्व के जो देश है, जैसे अमेरिका है, 6500 प्रोडक्ट जो है उन पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। चाइना 3500 प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। भाई हमारे यहाँ पे वो अच्छी हो रही है, आपसे नहीं लेनी है हमको, तो और आप उसको डंपिंग कर रहे हो, तो हमने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी और इसलिए हमारा मार्केट ओपन है, लेकिन वो हम हमारे जो स्थानिक बनाने वाले हैं उनके अवसरों को काट कर आपको मार्केट का एक्सेस नहीं दे सकते। और हाई इंपोर्ट ड्यूटी जो नेहरूयन एरा की थी, जो सोशलिज्म के नाम पर थी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, चाहे वो फर्टिलाइजर से जुड़े हुए हो, चाहे वो वाहनों से, वाहन उद्योग से जुड़े हुए हो, छोटी मशीनरी हो, स्टील और केमिकल्स के प्रोसेसिंग से जुड़े हुए प्लांट्स हो, इनको लेकर एक नए तरीके के अवसर, और जिसमें 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस कहा गया कि एक तरफ अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरी तरफ पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, इससे जुड़ा हुआ डेमोग्राफी का एस्पेक्ट है और उसकी जुड़ी हुई डिमांड है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर हमें इंटीग्रल वे में सोचना होगा।
मतलब हमारी सोच जो है वो वेस्टर्न पैरामीटर्स से निकालकर इन अवसरों को यदि सही में हमें इनकैश करना है तो हमें WTO के, क्योंकि उस पर तो अभी हम साइन कर चुके हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि क्या हम उन्हीं पैरामीटर्स को अपने टर्म्स पर एक्सेप्ट करने की मानसिकता धीरे धीरे सरकार में भी और समाज में भी लेकर आए? आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना, ये वो सोच है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए अपने स्टैंडर्ड्स खुद तय करना, ये एक नए तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे तरफ आ गई है। और इसका परिणाम देखिए, ये अचानक से हुआ नहीं है, इसके 2017-18 से ही प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन 19-20 के अभी तो वो और भी कम हो गया होगा, मेरी जानकारी के हिसाब से वो $37 बिलियन तक का है। लेकिन चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो $63.2 बिलियन इतना 2017-18 में था। 1920 में वो $48.6 बिलियन तक आ गया, और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी वो 37-38 बिलियन तक आया। ये दिखाता है कि हमने यदि सोच सही रखी और सोच सही के साथ साथ उसका नीतिगत कार्यान्वयन किया तो बदलाव संभव है। अब ये जो नेशनल रिजॉल्व इस दिशा में करना है, उस नेशनल रिजॉल्व में इस अवसरों को सही मायने में इनकैश करने के लिए डोमेस्टिक एफर्ट्स को इंडिजिनस प्रोडक्शन सिस्टम, खास करके अभी जिस तरह का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कोल में आ गया है, मिनरल्स में जिस तरह से हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और ब्लॉक्स का ऑक्शनिंग में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, सोलर एनर्जी में चाइनीज पैनल, इस पर जो डिपेंडेंस था उसको हमने कम किया है। 101 डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो है उसका इंपोर्ट हमने कम कर दिया है, बल्कि 101 प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है, और 200 करोड़ तक के जो सारे प्रोजेक्ट्स है वो भारतीय कंपनियों को ही दिए जाएंगे, ये निर्णय हुआ है। तो ये दिखाता है कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज इसके कारण खुलने वाली है। लेकिन इसमें जो सबसे चुनौतियां बहुत हैं, ऑलरेडी पिछले 60-70 साल में जो डिपेंडेंस क्रिएट कर चुके हैं वो अचानक से जाएगा नहीं, उसके लिए लॉन्ग टर्म में नीति बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन ये नेशनल रिजॉल्व है तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में भी इसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हो। तो इस डिजिटल रिवॉल्यूशन को, जैसे बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहे, चाइनीज ऐप है बंद कर दिए, चाइनीज ऐप है बंद कर दीजिए, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए ये चाइनीज ऐप थे केवल इसलिए बंद नहीं किए। तो ये ऐप जो है, ये ऐप डाउनलोड करने के बाद केवल चीनी कंपनियों को हम पैसा दे रहे थे ऐसा नहीं, या मोबाइल लेने के बाद चीनी कंपनी को हम पैसा देते हैं ऐसा भी नहीं, उसमें से तो कुछ शेयर जाता है, लेकिन उससे बड़ा जो खतरा है वो और अलग है। और क्योंकि आने वाला समय जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसलिए इस खतरे को हमें ठीक से समझना चाहिए। भारत की आत्मनिर्भरता की डिजिटल टेक्नोलॉजी से जाने वाली है, और आने वाला 5G का जो सारा टेस्टिंग है उसमें भारत के इनोवेटर्स, भारत के साइंटिस्ट, भारत का सारा जो IT का तंत्र है वो किस तरीके से इसको इंडिजिनाइज करता है सारी 5G के टेक्नोलॉजी को, उस पर हमारा सक्सेस निर्भर करेगा।
ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें कोरिया, सिंगापुर, चाइना और यूएस ये ऑलरेडी बहुत बड़ी जंप ले चुके हैं। हालांकि हुआई के सारे टेस्टिंग को अभी रोक दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन चाइना को इसमें रोकना ये केवल केवल हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक विषय नहीं है। हर ऐप या हर मोबाइल हम जब चाइनीज खरीदते हैं तो हमारे व्यवहार की बहुत सारी जानकारी हम चाइना को देते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो डेटा जो है वो चाइनीज सर्वर पर स्टोर होता है। और उसके कारण भारत के लोगों की सोच, भारत के लोगों के व्यवहार, भारत के लोगों की राजनीति, भारत के समाज का ताना बाना, इसको प्रभावित करने के लिए किस तरीके से उसके एल्गोरिथम्स को चेंज करना, ये चाइना के हाथ में चला जाता है। आने वाले समय में डेटा इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट करेंसी, डेटा इज द फ्यूचर ऑयल, डेटा इज फ्यूचर वाटर, डेटा इज गोइंग टू बी फ्यूचर गोल्ड और प्लैटिनम। ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज है वो डेटाइज्म के युग में ये आत्मनिर्भरता, अपने सर्वर होना, अपनी टेक्नोलॉजी होना, अपने इंटीग्रेशन के सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबके लिए खिड़कियां खुली है, लेकिन वो अपने टर्म्स पर खुली है। और उसके इंडिजनाइज करने के जो अवसर हमें मिलेंगे उसको हम करेंगे। तो हमें ना हाई एंड टेक्नोलॉजी से कटना है। तो गांव जो है वो उसके आसपास के जो संसाधन है और कौशल है उस पर आधारित रहे। जिले का यूनिट जो है वो मैक्सिमम अपना जिला सोचे और उसके आधार पर कौन से क्लस्टर बन सकते हैं। भारत की आइडेंटिटी ये जियो कल्चरल आइडेंटिटी है, भू सांस्कृतिक एक पहचान है। उस भू सांस्कृतिकता के आधार जो है उसका पेटेंटिंग भी भू सांस्कृतिक है। बनारसी सिल्क क्या दिल्ली में नहीं बन सकता या वर्धा में नहीं बन सकता, लेकिन वो बनारस में क्यों बनता है? चादर जो बनती है वो शोलापुर से ही क्यों बनती है? उसकी वैरायटी और उसके स्किल और उसका प्रोडक्ट, उसका रॉ मटेरियल, इसका जो इंटीग्रेशन उस क्लस्टर में होता है, उस क्लस्टर को उसी रूप में एक यूनिट के रूप में सोचना। ऐसे 40 यूनिट को लेकर, 40 क्लस्टर्स को लेकर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका है सरकार की योजना से। लेकिन ये केवल सरकार से काम चलने वाला नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा जो हर्डल है, और ये हर्डल हमको, आपको, सबको मिलकर पार करना है, जो एकेडमिक फील्ड में है, जो मीडिया में है, बाकी जगह पे जो इंस्टीट्यूशनल कोई रोल निभा रहे हैं ऐसे लोगों को। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट मशीनरी, मीडिया में बैठे हुए लोग, इवन जुडिशियरी में बैठे हुए लोग, इनकी मानसिकता जो है ये आइदर सोशलिस्टिक सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम, इनके बीच, इनके आधार पर ट्यून अप हो चुकी है। उस मानसिकता को बदलना, और उस मानसिकता को बदलते हुए अभी हमने 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी का 100वीं उनका स्मृति दिवस जो है वो मनाया। स्वदेशी के एक तरह से वो पुरोधा थे, लेकिन वो मूलतः स्वराज के पुरोधा थे। स्वराज की उनकी संकल्पना में स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वतंत्र, ये सब मिलाकर उनका स्वराज था। तो हम स्वतंत्र तो हो गए, मतलब इंडिपेंडेंस तो हमको मिल गया, लीगल इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन इस तंत्र में जिस तरह का राज होना चाहिए, जिस तरह की सोच होनी चाहिए, उस भारतीयता के सोच के आधार पर एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल, रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल, वेल्थ क्रिएशन के मॉडल, और उसमें समाज की केंद्रितता, समाज के संसाधन और समाज के कौशल, इनके इंटीग्रेशन के साथ जब हम इस सारी व्यवस्था का विचार करने लगेंगे तो हम सही मायने में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगेंगे। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे केस स्टडीज हो सकते हैं, बहुत सारी नई संकल्पनाओं का सृजन हो सकता है। इसमें केस स्टडीज के आधार पर नए तरह के सिद्धांत गढ़े जा सकते हैं जो भारत केंद्रित हो। उन भारत केंद्रित सिद्धांतों के आधार पर भारत केंद्रित न्याय के नए सोच, मतलब बिजनेस रूल्स जिनको मैं कह सकता हूं, या बिजनेस लॉज, उनका विचार हो सकता है। और उन सब के आधार पर हम एक तरह की, चाहे हम देखते हैं कि पूरे भारत में
जिन्होंने भारत को भारत की दृष्टि से देखा, किसी भी विचारधारा से आए हुए हो। तिलक जी का तो मैंने उदाहरण दिया, लेकिन स्वयं महात्मा गांधी हो, राम मनोहर लोहिया हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, इवन मानवेंद्र नाथ रॉय के जैसा रेडिकल मार्क्सिस्ट जो थिंकर था, जो बाद में जाकर रेडिकल ह्यूमैनिस्ट हो गया, वो भारत में आता है तो वो विकेंद्रित व्यवस्था की बात करने लगता है। तो ये सारे हमें दिखाते हैं कि भारत को भारत के नजरिए से बिल्डअप करने का एक नेशनल रिजॉल्व लगेगा, एक पॉलिटिकल विल लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। उस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार करना, सौभाग्य से जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इस रूटेडनेस को, ये तो बेसिकली फ्रेमवर्क है, उसका कंटेंट तो आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, तैयार करना है। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि ये ज्ञान श्रृंखला एक अच्छी शुरुआत है। इस बहाने ये सोच बढ़े कि हम पहले वैचारिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए, आर्थिक दृष्टि से और बाकी तकनीकी की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना ये बहुत आसान हो जाएगा यदि हम इंटेलेक्चुअल, हमारा कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, यदि वैचारिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, ज्ञान की परंपरा की दृष्टि से हम यदि आत्मनिर्भर हो गए, जो आत्मनिर्भरता हमारी ताकत थी, हमारी क्षमता थी, हमारे इस सारी पूरी सभ्यता का आधार ये आत्मनिर्भरता थी, तो हम फॉरेन इकोनॉमिक डोमिनेंस और उसके साथ साथ फॉरेन इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इन दोनों के दुष्चक्र से निकल जाएंगे और उसके साथ साथ फिर हम हमारा विकास का एक मॉडल, पूरा विश्व जो प्रकृति और मानव इनको साथ साथ देखता हो, समाज और व्यक्ति इनको मेल, इनका जो मेल है वो एक मानकर चलता हो, जो इसमें आपस में संघर्ष ना देखता हो, और जो विश्व शांति का, जो व्यक्ति से निकलकर पूरे परमेष्टि तक का सोचने वाला एक मॉडल, उसका एक्सपेरिमेंट करने का एक सुनहरा अवसर हमें मिला है। इस ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से मुझे लगता है कि एक नई पहल विश्वविद्यालय ने की है। मैं मानता हूं कि ऐसी ज्ञान श्रृंखला से प्रेरणा लेकर यदि हम वैचारिक बौद्धिक आत्मनिर्भरता की ओर यदि 2 कदम आगे बढ़ा सके तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब लोग उसमें एक तरीके से इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स बनकर, बौद्धिक योद्धा बनकर योगदान देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति जी जो ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सच में माननीय आदरणीय प्रफुल्ल जी को सुन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है और दिमाग उद्वेलित हो जाता है। आज बहुत ही सुचिंतित विचार माननीय प्रफुल्ल जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं सच में आपके प्रबोधन के लिए साधुवाद देता हूं। और अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन और टिप्पणी प्रस्तुत करें। साथ ही आज प्रफुल्ल जी के वक्तव्य को, उद्बोधन को सुनकर के प्रश्नाकुलता भी हमारे दर्शकों श्रोताओं में बढ़ी है। ढेर सारे प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुछ प्रश्न अगर संभव होगा तो माननीय कुलपति जी लेंगे। मैं आग्रह करता हूं कुलपति जी से कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें।
सर म्यूट है सर, आप म्यूट। अरे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? वो उन्होंने शायद रिफ्रेश कर दिया सर, अभी आ रहे हैं बस। कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, वो नहीं, वो अनम्यूट करने के चक्कर में शायद वो समझे ना, देख रहा हो अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, ठीक ही नहीं हो रहा। मेरी आवाज मिल रही है क्या? आ गई सर आवाज, आई अब आई आवाज। हाँ, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी। तो प्रफुल्ल जी के व्याख्यान को सुनने के बाद मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि प्रफुल्ल जी ने अपने नाम को चरितार्थ दिया है थोड़े परिवर्तन के साथ। ये प्रफुल्लता के श्वेतकार हो गए। और प्रफुल्लता उगती है, खेती उगा करके होती है, इसको बनाया नहीं जाता, किसी को प्रफुल्ल बनाया नहीं जा सकता। वो होना पड़ता है, वो उगाना पड़ता है। उसके होने और उगाने की जो विधि है वो आज प्रफुल्ल जी से मुझे उनके व्याख्यान के माध्यम से कुछ सीखने को मिली। क्योंकि आत्मनिर्भरता का प्रश्न भारत में बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, इसको एक दर्शन के रूप में, सिद्धांत के रूप में देखा है जिस ढंग से प्रफुल्ल जी ने। इस पर मुझे हिंद स्वराज्य की बात जब गांधी कर रहे थे तो वस्तुतः स्वराज के आधार पर वो आत्मनिर्भरता की बात है। स्वराज वही है जो आत्म की मनोदशा देता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता हुआ दूसरों के लिए दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र होता है तो वह अपने अपने स्तरों पर आत्मनिर्भर। स्वावलंबन में तो आलंबन मात्र है, खड़ा होना है, अपने बल पर खड़ा होना है। लेकिन अपने बल पर खड़ा होना, बैसाखी से भी जो खड़ा होता है वो अपने ही बल से खड़ा होता है, बल दूसरे का नहीं होता है, दूसरा तो साधन मात्र। आत्मनिर्भरता भरण है, भर जाना है, निर्भर हो जाना यानी भरने की सीमा का पूरा हो जाना है, जब छलकने लगता है। इसको भारत में श्वेतकारों ने, कृषकों ने घाघ के शब्दों में आत्मनिर्भरता को समझाया जाए तो कहा कि नाटा खोटा बेच के चार धुरंधर लेहु, आपन काम निकारी के और न मांगहु दे। यह सीमित संदर्भों में नहीं है। हम जो लोकल है उसको भी लोकल मात्र नहीं रहने देंगे, इतना प्रभावी, इतना श्रेष्ठ बनाएंगे और इस रूप में उसके प्रति गौरवान्वित होकर के उपयोग, उपभोग और प्रचार के द्वारा प्रस्तुत करेंगे कि पूरी दुनिया के लिए वह जरूरी बने और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले हम बने। यह आर्थिक दृष्टिकोण। लेकिन आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टिकोण नहीं, आत्मनिर्भरता यंत्र मानव को मानव बनाने की एक विधा है, एक तरीका है। आत्मनिर्भरता विपरीत परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौती में भी आनंदमय जीवन सृजन का यत्न है। कोरोना के कालखंड में भी जब पूरी दुनिया उदासी से, संत्रास से, कुंठा से, अवसाद से भरी हुई थी, भारतीय जन ने इसको कर दिखाया है।
जब दुनिया पैकेज के लिए लड़ाइयां कर रही थी, गृह युद्ध तक की स्थिति आ गई थी, यूएसए जैसे समर्थ राष्ट्र में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, तब 4 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने एक पैकेज घोषित किया और कहा ये पैकेज नहीं है, ये आपके लिए कोई खैरात नहीं है, ये तो एक शुरुआत है, ये बीज है, ये पैकेज नहीं है, सीड मनी है, बीज की तरह बोना है और इससे ढेरों फसल उगाना है। और दुनिया जब खैरात मांग रही थी पैकेज के रूप में, केवल सहयोग मांग रही थी, भारतीय जन ने उस पैकेज को वास्तव में भारतीय जीवन में आत्मनिर्भरता के बीज के वस्तु के रूप में स्वीकार किया और जिसकी चर्चा की कि किट के बाद पीपीई किट के बारे में बात करेंगे या फेस मास्क के बारे में बात करेंगे या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनमें भारत ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उद्यमिता, उत्पादन, विपणन और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाली क्षमता, इनकी निर्मित के द्वारा आत्मनिर्भरता का एक रूप दिखाया। जब महानगरों से, मेट्रोपॉलिटन से, डेंस इकोनॉमिक जोन से, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर से मजदूरों का सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना हो रहा था, तो यह दुनिया समझ रही थी कि अब भारत तो उजड़ जाएगा, भारत तो अब खत्म हो जाएगा, अब टिक नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रकार का प्रवासन दुनिया में कहीं और नहीं हुआ, माइग्रेशन दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। तो इसलिए एक तरह से यह जो माइग्रेशन हो रहा था उसको 1947 के माइग्रेशन के समानांतर देखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस माइग्रेशन की अवधि में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेहनत को लोग जब जा रहे थे, उसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि हम इस देश के हैं, इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो हमारा अधिकार है, हम इस अधिकार का इस देश में अपनी कर्तव्य पूर्ति और अपने जीवन यापन दोनों की दृष्टि से उपयोग करने वाले लोग हैं। कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई हाराकिरी नहीं, कहीं कोई सरकार ने ऐसा नहीं किया इसलिए आगजनी कर दो, दुकानें लूट लो, इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं आई जो यूएसए में दिखाई दे रही थी ऐसा माइग्रेशन न होने के बाद भी। इन सबसे एक विश्वास का वातावरण बना और भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में समर्थ भारत, श्रेष्ठ भारत निर्मित का आह्वान भारत के नागरिकों से किया। अब यह नारा विविध क्षेत्रों में फूटने वाला है। यह एक स्वाभिमानी भारत के निर्माण का नारा है। यह कटोरा संस्कृति से निकले हुए भारतीय जन को दूसरे के कटोरे में कुछ डालने वाला राष्ट्र बनाने का नारा है। यह नारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति का विचार करने वाली उद्यमिता को प्रस्तुत करने वाला नारा है। यह अपने परिवेश के उत्पाद की श्रेष्ठता की पहचान कर उस पर अपनी आश्रितता को बढ़ाने और उस उत्पाद को वैश्विक उपयोग के लिए पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करने का नारा है। ये नारा एक नए प्रकार से इस देश के लिए आजादी की चरितार्थता का, स्वातंत्र की चरितार्थता का नारा है। गांधी के स्वराज का, दीनदयाल के अंत्योदय का, विनोबा के सर्वोदय का, बाबा साहब के समता, समानता और बंधुत्व के समाज की स्थापना का नारा है। ये नारा आजादी के 75 वर्षों बाद इस राष्ट्र को नई करवट देने का नारा है और इस आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस प्रकार के मन, मेधा और स्वभाव की निर्मित होनी चाहिए, उस मन, मेधा और स्वभाव के साथ शिक्षा बने, शिक्षा उसका उद्देश्य बने, इस दृष्टि से 185 वर्षों बाद
शिक्षा को राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्थापित करना, भारत केंद्रित और भारत केंद्रितता के बहाने विश्व मानवता केंद्रित, मनुष्य सक्षम मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, गौरवशाली मनुष्य, अस्मितावान मनुष्य बनाने का एक प्रयास जब पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी, सभ्यता के खात्मे के बारे को लेकर के आशंकित थी, उसमें आने वाले 50 वर्षों में भारत कैसा होगा, आने वाले 50 वर्षों में भारत कैसा चलेगा और दुनिया की सभ्यता की दृष्टि से कोरोना उत्तर वास्तविक सभ्यता क्या होगी, जिसकी तरफ इशारा बार बार दुनिया के तमाम श्रेष्ठ लोग कर रहे थे, वह भारतीयता के, भारतीय स्वराज्य दृष्टि की, भारतीय सभ्यता दृष्टि की, भारत के अनुसार विश्व व्यवस्था की निर्मित का जो सपना देख रहे थे, इन सब क्या साकार होना आत्मनिर्भर व्यवस्था से होने वाला है। गांधी ने 1937 में ही कहा था कालेल कर के सामने, शिक्षा को स्वावलंबी भी होना पड़ेगा और स्वायत्त भी होना पड़ेगा। शिक्षा को स्वावलंबी और स्वायत्त बनाने से ही आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने से श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने से समर्थ क्षमतावान भारत और शांतिमय मैत्रीपूर्ण विश्व, सबकी सुरक्षा की गारंटी वाला विश्व, विषाणुओं जैसे भय से न कांपने वाला विश्व, पर्यावरण की दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग जैसी औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति वाला विश्व, भारत की सभ्यता दृष्टि, जो भारत के 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों जिनका नाम लिया था मैंने, विवेकानंद से प्रारंभ होती है, अरविंद, गांधी, तिलक, सावरकर, विनोबा, दीनदयाल, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया इत्यादि विचारकों के द्वारा विविध रूप में प्रस्तुत होती है, लेकिन भारत केंद्रित होकर के प्रस्तुत होती है, जिनमें मूल में भारत होता है। एक ऐसी समाज दृष्टि, एक ऐसी जीवन दृष्टि की निर्मिति जिसमें शिक्षा के द्वारा होती है कि हम अपना विकास भी करेंगे और समाज को भी विकसित बनाने में अपना सर्वोत्तम योगदान करेंगे। आत्मनिर्भरता उसका व्यवहारिक पक्ष है, उसका वास्तविक पक्ष है। इन सबको समेटता हुआ यह व्याख्यान, जब मुझे विश्वास है और अनिल जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि यह जब मुद्रित रूप में प्रकाशित होगा तो इसके सूत्रों के का पल्लवन करने का अध्येताओं को, युवाओं को अवसर मिलेगा। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, अर्थ अमित आखर अति थोरे। एक ऐसा व्याख्यान था जिसमें शब्द बहुत कम थे, लेकिन जिसमें अर्थ का व्यक्ति के जीवन से लेकर के वैश्विक राजनय तक, गांव के टोले मोहल्ले से लेकर के भारत की विस्तृत सीमाओं तक सर्वत्र आत्मनिर्भरता के निहितार्थ का उल्लेख हो रहा था। यह हम सब के लिए उपादेय बनेगा, इस विश्वास के साथ मैं बात पूरी कर रहा हूं। प्रश्न बहुत अधिक थे और मुझे लगा कि सारे प्रश्नों के उत्तर इस व्याख्यान में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने के कारण से, वेब में होने के कारण से हम इसको दोबारा तिबारा चौथी बार भी सुन सकते हैं, और ज्यों-ज्यों सुनेंगे हमें इससे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकेंगे। तो अंकिता पटेल का प्रश्न था, विद्या राजेंद्र जी का प्रश्न था, तहसीन फातिमा का प्रश्न था, आरती गुप्चे का प्रश्न था, ऐसे ढेरों प्रश्न, कुछ नाम जो मैंने नोट कर पाया था, जिनको देख पाया था, ऐसे ढेरों प्रश्न आए थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे इसमें सब में दिखाई दिए हैं। इसलिए प्रश्नों की चर्चा छोड़ते हुए मैं आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी को व्यक्तिगत रूप से अपना धन्यवाद देते हुए, अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए
अनिल जी से अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय और इस व्याख्यानमाला के पक्ष से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। सच में अगर उद्बोधन प्रफुल्ल जी केतकर का हो और लोगों के मन में, दिमाग में प्रश्न आकुलता न हो, तो उस उद्बोधन का कोई मतलब नहीं। और यह भी सत्य है कि आपके उन सारे प्रश्नों के एक तरह से जो जवाब थे, जो समाधान थे, वो भी समाहित थे। सिर्फ उसको दोबारा, उस उद्बोधन को दोबारा सुनने की जरूरत है। दोबारा हम जब रीप्ले करेंगे इस फेसबुक या गूगल को, फेसबुक को या फिर यूट्यूब को, तो सभी प्रश्नों के समाधान आपके उद्बोधन में मिलेंगे। बावजूद इसके प्रश्न होने चाहिए, और अच्छा उद्बोधन वही है जो श्रोताओं, दर्शकों के मन में प्रश्न उठाए और प्रश्नों की आकुलता उनके भीतर पैदा करे। मैं माननीय प्रफुल्ल जी केतकर जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से, खास करके इस कोरोना काल में जब हम लोग आभासी माध्यम से देश दुनिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे में हमारी व्यस्तता स्वाभाविक है कि बढ़ी है, क्योंकि भौतिक रूप से चल करके, जा करके और अपने आप को प्रस्तुत करने में समय लगता था, तो बीच का समय जो होता था वो हमारे लिए बचता था, अपने लिए बचता था। लेकिन इस कालखंड में अपने लिए समय नहीं बच रहा है, बल्कि वो क्यों हो जा रहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक वहाँ और उतने बजे से उतने बजे तक वहाँ। तो वो बीच का समय गायब हो गया है। बावजूद इसके माननीय प्रफुल्ल जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। माननीय कुलपति जी की इच्छा थी, बहुत दिनों से, हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि प्रफुल्ल जी को हम सुने, इसलिए भी कि प्रफुल्ल जी मीडिया जगत के, राजनीतिक चिंतन क्षेत्र के और भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से एक प्रबुद्ध योद्धा के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। तुलनात्मक रूप से युवा हैं, लेकिन आप जिस तरह से समय को लेकर के सजग रहते हैं, खास करके अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर के जिस तरह से आपकी सजगता और आपकी टिप्पणी जो रहती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपकी व्यस्तता लगातार रहती है, और खास करके जिस पत्रिका को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका संपादन आप कर रहे हैं, उसके अंक को देखने के लिए न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब छप करके आएगा तो क्या उसमें होगा। तो इसलिए ऐसे पत्रिका के संपादन का दायित्व भी आपके जिम्मे है, जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय चेतना को, भारतीयता को समाज के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने का काम कर रहा है। ऐसे में मैं विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भाई प्रफुल्ल जी केतकर जी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे मित्रों, दर्शकों, श्रोताओं सबको अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने विचार से लाभान्वित किया। विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी स्वाभाविक है कि इस श्रृंखला के प्रेरणा स्रोत हैं, और आप की सजगता और सहजता का ही परिणाम है कि हम सप्ताह में एक से अधिक, जो संकल्प हमारा है वह एक का है, लेकिन एक से अधिक और संकल्प हमारा गुरुवार का होता है। आज मंगलवार है, तो गुरुवार से पहले ही मंगलवार को भी हम लोग प्रस्तुत हो गए। तो ऐसे इसका पूरा श्रेय अपने कुलपति जी को जाता है। आप की सहजता, एक तरह से सक्रियता की वजह से हम इसे संयोजित कर पा रहे हैं, और एक की जगह कभी कभी दो कड़ियों का संयोजन एक सप्ताह में हो जा रहा है। इसके लिए माननीय कुलपति जी आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि वो अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, स्वाभाविक है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के पास अनेकानेक व्यस्तताएं होती हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है, हर प्रबुद्ध के साथ होता है, वो माननीय कुलपति जी के साथ भी है कि रात कभी नहीं होती है, जिस दिन सोते हैं उसी दिन जगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज सोए तो कल जगेंगे। तो ये माननीय कुलपति जी के साथ हम लोग लगातार देखते हैं। बीते रात भी देखा हमने कि रात बीत गई और पता नहीं चला, और जब
दूसरा दिन शुरू हो गया तब फिर जो है घर जाने की याद आई और फिर उसी दिन आकर के काम भी शुरू करना पड़ा। यानी कि आज ही सोना और आज ही जगना, ये माननीय कुलपति जी की कर्मठता और जीवंतता का परिणाम है, कि परिचायक है कि आप लगातार सक्रिय रहते हैं, स्वस्थ हैं और आप लगातार मुस्कुराते रहते हैं। ये भी मुझे लगता है कि आपकी जीवंतता का परिणाम है और मुझे लगता है कि बेहतर और अच्छा और अधिक गुणकारी काम करने के लिए प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपकी वजह से ये हमारे मित्रों को, तमाम सुधी जो हमारे श्रोता दर्शक बंधु हैं, उनके लिए एक सुअवसर उपलब्ध हुआ है कि ज्ञान का संचरण उन सब तक हो सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथ ही मैं अपने सभी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े मित्रों का, जो इस श्रृंखला को चरितार्थ करते हैं, हमारा जो ये संकल्प है, जो उपक्रम है, उसको वो एक तरह से उसमें जुड़ करके, सक्रिय रूप से जुड़ करके और हमारे इस संकल्प को पूरा करने में सहयोग करते हैं। मैंने सब इस आभासी माध्यम से जुड़े सभी मित्रों का, दर्शकों श्रोताओं के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस श्रृंखला के संयोजन में हमारे विभाग के और इस विश्वविद्यालय परिवार के जुड़े सभी सहयोगी मित्रों, खास करके संदीप कुमार वर्मा जी, अरविंद कुमार जी, या मिथिलेश जी, हेमंत दुबे जी, तमाम और अपने मित्र लोग हैं, अनिल ढोरे हैं, राजदीप राठौर हैं, विभाग के अध्यक्ष कृपाशंकर चौबे, सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके सबके सहयोग से ही ये श्रृंखला अनवरत जारी है, चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।